तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करेंगे। जिसे हिंदी में चाहिए होगा वो हिंदी में लिख लेंगे, जिसे इंग्लिश में चाहिए होगा वो लोग इंग्लिश में लिख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ x प्रोपोर्शनल y एंड 5x इक्वल्स टू 3y देन द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट इज़। तो हमें कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। MCQ पैटर्न है, इसी वजह से हम लोग इसका रफ में थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। रफ वर्क के लिए हम स्पेस खींच लेते हैं। गिवन x प्रोपोर्शनल y है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ky वेयर k इज़ कांस्टेंट। हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे k एक स्थिरांक है। एंड 5x इक्वल्स टू 3y, ये क्या है, दिस इज गिवन, ये है गिवन। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सपोज हमने इस इक्वेशन का नाम रखा 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग अगर डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो हमें क्या मिलता है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। हिंदी में जो लोग लिखेंगे वो लोग लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बाई 5x इक्वल्स टू ky बाई 3y। अगर हम कैंसलेशन करते हैं तो x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, इस y के साथ ये y कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें k का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 3/5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3/5, और हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 3/5 दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3/5 है। सो हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी एंड 3/5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। जिसे हिंदी में चाहिए होगा वो हिंदी में लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में चाहिए होगा वो लोग इंग्लिश में लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, अमल इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 9 months एंड फातिमा इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 5 months इन अ बिजनेस, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। तो हिंदी में ये क्वेश्चन होगा कि अमल ने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए और फातिमा ने 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 5 months के लिए, और उनका जो प्रॉफिट शेयर यानी लाभांश का जो अनुपात है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखे हैं, हम यहाँ से दिखा देते हैं। हमें प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है, हमें लिखना होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ अमल इज़ टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फातिमा। हिंदी में लिखना हो तो अमल का मूलधन अनुपात फातिमा का मूलधन। तो अमल का मूलधन कितना होगा, उसने 5,000 करके 9 month के लिए इन्वेस्ट किया, इसलिए 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम फातिमा का इन्वेस्टमेंट यानी मूलधन निकाल पाएंगे। तो फाइनली हमें मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 45,000 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने का 30,000 हो जाएगा। जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये 30 और ये 30 कैंसिल होगा, और 15 के टेबल में ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें 3/2 में 3:2 मिलेगा। और ये भी हमें जानकारी रखना पड़ेगा कि मूलधन का जो रेशियो होता है वही लाभांश का रेशियो होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही लाभ यानी प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयर है वो है 3:2 और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3:2। सो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent drawn to a circle with center O from an external point P touches the circle at the point Q. If OQ equals to 9 cm, PO equals to 15 cm, then the length of PQ is। मतलब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर O है
और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल के ऊपर जो Q पॉइंट पे इस सर्कल को टच करता है। तो जैसे कि क्वेश्चन बताया गया है कि OQ ये 9 सेंटीमीटर का है, OP 15 सेंटीमीटर का है और हमें फाइंड आउट करना है PQ का वैल्यू। ओके, जैसे कि हम रूल्स जानते हैं कि जब कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल के ऊपर तो सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने पर हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है, जिससे क्या होगा कि ये हमें POQ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में OP हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों? हम जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, इस वजह से OP हाइपोटेन्यूज होगा। OQ को हम बेस ले सकते हैं और PQ को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो PQ मतलब हमें फाइंड आउट करना है ये परपेंडिकुलर, सो PQ लिखेंगे इक्वल्स टू रूट ओवर PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 15 इसलिए 15 का स्क्वायर करेंगे और OQ यानी बेस है 9 तो 9 का स्क्वायर करेंगे। इसे हमें रूट के अंदर रखना है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन यहीं पे आंसर हो गया है, लेकिन हम इसे आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 और रूट के अंदर रखना है इसे। फिर 225 में से 81 माइनस करेंगे तो हमें रूट के अंदर 144 मिलेगा और उसका रूट फाइंड करके 12 सेंटीमीटर होगा। हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन यहीं पे मैच हो जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा आंसर ऑप्शन नंबर बी रूट ओवर 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द एंड पॉइंट ऑफ अ माइन्यूट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल 2 पाई रेडियन इन 1 आवर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इसमें कहा गया है कि घड़ी का जो मिनट हैंड होता है वो चारों तरफ एक चक्कर लगाने के बाद 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो ये सही है। कैसे सही है? रीज़न बताते हैं। अगर हम इस सेंटर के चारों तरफ एक बार रोटेशन करें तो देखेंगे कि यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 360 डिग्री का मेज़र सर्कुलर मेज़र वो 2 पाई ही होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 in triangle ABC D is a point on the side BC so that AD perpendicular on BC, so triangle ABD similar with triangle CAD। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका रीज़न बताते हैं। अगर ABC एक ट्रायंगल है और A पॉइंट से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ट्रायंगल ABD और ACD ये दोनों सिमिलर तभी हो सकता है जब A पॉइंट पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि A पॉइंट पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The radius, height and slant height of a right circular cone are always the 3 sides of right angle triangle। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पे एक कोन ड्रॉ किया है और हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो हम देख पा रहे हैं कि BC जो है वो बेस कंसिडर किया गया है और इस सर्कल का रेडियस होगा और दूसरा AB ये हाइट है, क्योंकि ये हम लोग हाइट जो मेज़रमेंट करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से निकाला जाता है। इसी वजह से ये AB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जब AB परपेंडिकुलर है BC के ऊपर तो ज़रूर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि जो ABC ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। और हम देख पा रहे हैं कि ABC ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी वजह से ये स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये हाइट
परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस रेडियस का काम करेगा, जिस वजह से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Subhendu and Nausad started a business with capital of rupees 1500 and rupees 1000. After 1 year, there was a loss of rupees 75. Then the loss of Subhendu is rupees 30. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न दिखाते हैं। हमने शुभेंदु और नौसाद के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला, जिसमें हम देखा कि इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। अब हम सम ऑफ रेशियोज़ निकालेंगे। सम ऑफ रेशियोज़ कितना हो जा रहा है, 5 हो रहे हैं। और हम लॉस कैलकुलेट करेंगे किसका, शुभेंदु का, क्योंकि क्वेश्चन में शुभेंदु के बारे में ही बोला गया है। तो शुभेंदु का जो रेशियो है वो है 3/5, सो 3/5 लिखा हमने। और टोटल लॉस जो है वो 75 का है। कैंसिलेशन करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 रुपीज़ आया, जो शुभेंदु का लॉस होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि शुभेंदु का लॉस जो है वो रुपीज़ 30 का है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअल में शुभेंदु को 45 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ सबटेंड एन एंगल ऑफ मेजर 5/16 एट द सेंटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे एक लॉ यूज़ करेंगे जिसमें कहा गया है, वी नो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r units length, if the circular value of an angle subtended by an arc of s unit length at the center is theta, then s equals to r theta। s क्या है, s यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, r क्या है, रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगल है जो सर्कुलर मेजर में है। Here it is given s equals to 5.5 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 5/16 रेडियन। तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है, इसी वजह से हमने r इक्वल टू s/थीटा लिख रखा है। s का वैल्यू 5.5 है जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, और थीटा का वैल्यू 5/16 है, हमने पुट कर लिया। इसके बाद 5.5 लिखा और पाई की जगह पे हमने 22/7 बिठाया, जो 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमने 10 लगाया और फिर कैंसिलेशन किया। कैंसिलेशन करने के बाद फाइनली हमें 28 सेंटीमीटर मिला। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का। सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ a right circular cone is 12 cm and its volume is 100 pi centimeter cube. Find the length of the radius of the cone. तो given क्या है, height of right circular cone h equals to 12 cm and volume of right circular cone equals to 100 pi centimeter cube। ये दोनों गिवन है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 100 पाई। r क्या है, r है रेडियस ऑफ कोन। ओके, ये हम साइड में मेंशन कर देंगे। अब हमें कैंसिलेशन करना है। 1/3 के प्लेस में 1/3 लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे, r स्क्वायर के प्लेस में r स्क्वायर रखेंगे, लेकिन h के प्लेस में हम 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि h का जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमने 100 पाई भी लिखा। उसके बाद पाई के साथ पाई कैंसिल होगा, 3 के साथ ये 12 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। इसके बाद हम इस 4 से इस 100 को भी कट कर सकते हैं 25 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो फाइनली हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। r का वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो फिर रूट लगाने के बाद हमें मिलेगा r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन यानी r जो है वो 5 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्रोपोर्शनल वाई जेड एंड y प्रोपोर्शनल जेड एक्स देन सो दैट z इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये हमें प्रूव करना है। तो वी हैव x प्रोपोर्शनल वाई जेड, हमें क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू k1 वाई जेड वेयर k1 इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। सेकंड कंडीशन जो है वो है y प्रोपोर्शनल जेड एक्स। यहाँ पे भी हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू k2 जेड एक्स वेयर k2 इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू k2 z और इस x के प्लेस में हम इस x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू है k1 yz, हमने पुट कर दिया इस x के प्लेस में k1 yz ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरह से आता है। तो y इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद k1 k2
y और z स्क्वायर, यह यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, y के साथ इस y को कैंसिल कर सकते हैं, फिर हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू k1 k2 z स्क्वायर। अब हमें z स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k1 इंटू k2 लिख सकते हैं, और z का वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा, और जब हम रूट लगाएंगे तो हमें 1 का रूट 1 मिलेगा, और k1 इंटू k2 का रूट जो है वो रूट के अंदर k1 k2 हो जाएगा। तो फाइनली z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√k1 k2। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब हम रूट लेते हैं तो वो वहाँ पे हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि k1 भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, k2 भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट ही होगा। सो हमने लिख दिया विच इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इस प्रकार ये हमारा प्रूविंग भी हो गया।